नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश की। राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश की अपन ने कंप्लीट चर्चा कर ली है। आज एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान का अपुआ तंत्र, जिसमें अपन राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। अपुआ तंत्र जिसका मतलब होता है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का संपूर्ण क्षेत्रफल। मुख्य नदी और सहायक नदी का संपूर्ण क्षेत्र है उसको अफुआ तंत्र कहते हैं। इसीलिए अपन को मुख्य नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों पर भी चर्चा करनी है। तो आगे चलते हैं, नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं राजस्थान के अफुआ तंत्र, जिसमें अपने नदियों को बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान को संपूर्ण देश का 1.16% 1.16% है जो प्रवाही जल प्राप्त होता है। संपूर्ण देश का 1.16%, जिसका स्रोत है विंध्याचल पर्वत है, अरावली है और हिमालय है। हिमालय, अरावली और विंध्याचल पर्वत से अपन को प्रवाही जल प्राप्त होता है 1.1%। संपूर्ण देश का 1.1%। अपने राजस्थान में अफुआ तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं: बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और अंतःप्रवाही क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक है जो अंतःप्रवाही क्षेत्र है, जो लगभग 60% है, जबकि बंगाल की खाड़ी की नदियों वाला प्रतिशत पूछे तो 24% और अरब सागर की नदियां 16% है। बंगाल की खाड़ी 24%, अरब सागर है जो 16% और अंतःप्रवाही क्षेत्र पूछे तो 60% है। बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन कौन सी है जो अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है? चंबल है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, बेड़च है, कोटारी है, मैनाली, गंभीरी, खारी, बामणी, मोरेल आदि। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या नहीं गिराती है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, कोठारी, मैनाल, गंभीरी, खारी, बामणी और मोरेल है जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। और अरब सागर की नदियां पूछे तो लूणी है, जवई है, सूखड़ी, सोम, माही, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, सागी, पश्चिमी बनास और साबरमती। याद रखिएगा, यहाँ मोरेन है जबकि मोरेल पूछे तो मोरेल है जो बनास की सहायक नदी है, जबकि मोरेन है वो माई की सहायक नदी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोरेल पूछे तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में है मोरेन, याद रखिएगा। और अंतःप्रवाही क्षेत्र में गिरने वाली नदियां जो सबसे ज्यादा है अपने राजस्थान में 60% नदी है जो अंतःप्रवाही क्षेत्र की है। घग्गर नदी है जो सबसे लंबी नदी है अंतःप्रवाह की, कांतली नदी, कांकनई नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, साबी नदी, ये सभी सांभर झील में गिरती है। बाणगंगा, रूपारेल, खारी और खंडेला। याद रखिएगा, घग्गर, कांतली, कंकने, रूपनगढ़, मेंथा, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, खारी और खंडेला। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाही क्षेत्र में बहने वाली नदी है या नहीं है। इसके अलावा अपने राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से देखें, कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सर्वाधिक क्रम पूछा जा सकता है जल ग्रहण की क्षेत्र से नदियों का सही क्रम है तो बनास नदी सबसे पहले आती है। इसमें कैचमेंट एरिया में जल ग्रहण क्षेत्र में पूछे तो बनास नदी, फिर लूणी, फिर चंबल, फिर माई और फिर बाणगंगा। 5 नदियों का क्रम याद रखना है। 3 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी। बाणगंगा और गंभीरी दोनों है 5 नंबर पे। और जबकि पूछ ले सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता वाली नदियों का क्रम पूछ ले आपको, सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता चंबल में सर्वाधिक, फिर बनास में, फिर माही, फिर लूणी और फिर साबरमती। चंबल, बनास, माही, लूणी और साबरमती। जबकि आपको उपयोगी जल प्रदान करने वाली यानी कि सबसे ज्यादा किस नदी का जल उपयोग में लेते हैं तो उपयोगी जल प्रदान करने वाली नदियों का क्रम तो चंबल नदी जिसका अपन सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं जल, उसके बाद में बनास नदी है, फिर माई नदी है, फिर साबरमती नदी है और फिर लूणी नदी है। याद रखिएगा, साबरमती पहले और लूणी बाद में। यहाँ पे आपको क्रम देकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि साबरमती पहले आएगी और लूणी बाद में आएगी। लूणी नदी का जल है जो ज्यादा उपयोगी जल नहीं है, जबकि साबरमती का ज्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन है एक कि बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से संबंधित नदी कौन सी नहीं है? निम्न में से बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से संबंधित नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए बामनी, ऑप्शन बी मोरेन, ऑप्शन सी पार्वती और ऑप्शन डी परवन। बताइएगा कमेंट में इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है और अंतःप्रवाही क्षेत्र की कौन सी है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, कोठारी, गंभीरी, मोरेल और खारी पर चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले सबसे लंबी नदी चंबल नदी पर बात करते हैं।
सबसे पहले चंबल नदी पर बात करते हैं। चंबल नदी जिसे चर्मणवती नदी या फिर राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। जबकि राजस्थान में पूछे चंबल नदी की लंबाई कितनी है तो 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। और ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर। राजस्थान और एमपी के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर, और जबकि राजस्थान में लंबाई पूछे तो 135 किलोमीटर। तो चर्चा करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जिसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी, सिगारचोरी एमपी से, सिगारचोरी जिला है और एमपी से जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये देखिएगा 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में, और कोटा से बूंदी में, और बूंदी से सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर में, और धौलपुर से ये इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती है। याद रखिएगा सबसे पहले ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, और चित्तौड़गढ़ से ये कोटा में, और कोटा से बूंदी में, बूंदी से सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर से करौली में, और करौली से धौलपुर में, और धौलपुर से इटावा यूपी में प्रवेश करती है। और कोटा में इस पर सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में इस पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में इस पे चूलिया जलप्रपात स्थित है। और इसी जलप्रपात के पेंदे में यानी चूलिया जलप्रपात के पास ही यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है तो राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यहाँ से 172 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर जो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद यहाँ पे जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है, जिससे 33 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई गई है। जल विद्युत की 33 मेगावाट की 3 जल विद्युत इकाइयां लगाई गई है। इसके बाद में कोटा बैराज, जिससे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, कोटा बैराज कोटा में। ये 3 क्रम याद रखेगा, सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज। और जबकि सबसे पहले पूछ ले कि एमपी में कौन सा है तो गांधी सागर बांध है जो 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर एमपी में है, याद रखिएगा ये मंदसौर एमपी में है। जबकि राजस्थान में पहला पूछ ले तो राणा प्रताप सागर बांध। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये सभी है जो चंबल नदी पे है। चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में सबसे पहले इसमें आकर गिरती है एमपी में गिरती है सिप्रा नदी। सिप्रा नदी जो कि एमपी में मिलती है। राजस्थान में पूछ ले पहली कौन सी है तो बामनी नदी। बामनी नदी जिसका उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है। बामनी नदी जिसका उद्गम कहां से होता है हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से, और ये चंबल में मिलती है। और इससे दाई और बाई साइड पूछ सकते हैं आपको, तो ये है दाया साइड और ये है बाई साइड। दाई साइड से पूछ ले तो सिप्रा से एमपी से मिलने वाली है सिप्रा, जबकि राजस्थान में सबसे पहले मिलने वाली नदी है काली सिंध नदी। इधर से दाई ओर से काली सिंध नदी जिसका उद्गम होता है देवास एमपी से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और ये राजस्थान के झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और झालावाड़ में बहती हुई है नवनेरा कोटा में जाकर के ये मिलती है चंबल नदी में। और इस पर ही इसकी सहायक नदियां पूछ ले तो आहू और परवन, आहू नदी और परवन नदी। परवन नदी जिसका उद्गम होता है अजनार और घोड़ापचार पहाड़ी से होता है, ये भी एमपी से आती है, और आहू भी एमपी से आती है। आहू, परवन और इसके अलावा निवाज और उजाड़ नदी भी इसकी सहायक नदियां है। निवाज, उजाड़, आहू, परवन ये सभी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। और आहू और काली सिंध के संगम पर अपना गागरोन दुर्ग स्थित है, याद रखिएगा, जो कि जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदी पे ही है। और परवन नदी हो गई इसकी सहायक नदी। परवन नदी जिस पर शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है, सांपों की शरण स्थली नाम से प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछे तो परवन नदी पर है। और परवन नदी है जो मिलती है कोटा में जाकर के काली सिंध में जाकर मिल जाती है। और जबकि काली सिंध मिलती है नवनेरा में, जहाँ पे नवनेरा बांध भी बनाए गए हैं कोटा में। इसके अलावा पार्वती नदी जिसका उद्गम होता है सीहोर एमपी से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और ये 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है और पलिया सवाई माधोपुर में जाकर
चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है और पलिया सवाई माधोपुर में चंबल में जाकर मिल जाती है। और सीहोर एमपी से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां पूछ ले तो अंधेड़ी, रेतड़ी और कूल। अंधेड़ी, रेतड़ी और कूल नदियां हैं जो पार्वती की सहायक नदियां हैं। और आगे कुन्नू नदी, कुन्नू नदी भी बारां से प्रवेश करती है और जाकर के करौली में चंबल नदी में मिल जाती है। और सीप जो कि अंतिम सहायक नदी है चंबल नदी की दाईं ओर से मिलने वाली में। और सीप नदी है जो जाकर के मिलती है रामेश्वरम में, और जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर में, जहाँ बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी का त्रिवेणी संगम में बनता है रामेश्वर धाम में, सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। और बाईं ओर से पूछे तो बनास नदी सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी की। बनास नदी जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, जहाँ राजसमंद में ये पीठमांड शिलाकृति का निर्माण करती है। याद रखिएगा, पीठमांड शिलाकृति का निर्माण देवगढ़ राजसमंद में कौन सी नदी करती है? बनास नदी। बनास नदी की लंबाई पूछ ले आपको तो 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर सबसे लंबी सहायक नदी है बनास, चंबल की बनास है जो। और इसे वन की आशा या विपाशा भी कहते हैं। इसके उपनाम है वन की आशा और विपाशा। और इसकी सहायक नदियां पूछे तो बेड़च है, मेनाल है, चंद्रभागा है, कोठारी है, खारी है, डाई है, मोरेल है, ये सभी सहायक नदियां है बनास नदी की। और बनास नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसमें चंद्रभागा नदी आकर के मिलती है। इसकी सहायक नदियों में अभी पढ़ा था कि चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। और कोठारी नदी इसमें आकर के मिलती है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, कोठारी नदी आकर के मिलती है जिस पर मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। इसके अलावा इसमें बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी आकर के मिलती है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी आकर के मिलती है। और डाई भी आकर के बनास नदी में मिलती है, जहां पर खारी, डाई और बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। कहां पे बनता है? टोंक में। टोंक में कौन सी जगह है? राजमहल टोंक में। खारी, डाई और बनास नदी तीनों मिलकर के राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है, याद रखिएगा। और इस पे मातरकुंडिया बांध स्थित है। बनास नदी पर ही मातरकुंडिया बांध स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया बांध है। और बिसलपुर बांध स्थित है इस पे, टोंक में बिसलपुर बांध है, वो भी बनास नदी पर है। और बनास नदी पे मोरेल नदी आकर के मिलती है जो कि चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से आती है। मोरेल नदी इसकी सहायक नदी है जो चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से आकर के मिलती है। और इसकी सहायक नदी है डून नदी जो दौसा में आकर के मोरेल नदी में मिल जाती है। डून नदी मोरेल की सहायक नदी है। और ये मोरेल नदी है जो पीलूखेड़ा, सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर पीलूखेड़ा में मोरेल बांध स्थित है। पीलूखेड़ा में सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर मोरेल बांध है। और ये मोरेल नदी आकर के सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। तो मोरेल, डाई, खारी, कोठारी, चंद्रभागा ये सभी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बनास में बेड़च नदी जो कि उदयपुर से, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। ये उदयसागर झील के बाद, उदयसागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। इससे पहले इसका नाम होता है आयड़ नदी जो गोगुंदा उदयपुर से निकलती है और ये उदयसागर झील में जाकर गिरती है। उदयसागर झील के बाद में ये बेड़च के नाम से आगे जाती है और बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जाकर बिगोद में बनास नदी में मिल जाती है। और मेनाल भी बनास की सहायक नदी है। मेनाल है जो बेगू से निकलती है, बेगू चित्तौड़गढ़ से मेनाल नदी निकलती है जो जाकर के मांडल में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम बनता है। बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम जो बेड़च और मेनाल और बनास नदी के द्वारा बनता है बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, याद रखिएगा। पहला त्रिवेणी संगम जो कि बेड़च, मेनाल और बनास नदी से बन रहा है। उसके बाद में दूसरा अपन ने पढ़ा था खारी, डाई और बनास से। खारी, डाई और बनास से कहाँ बन रहा है? राजमहल टोंक में, बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम। और तीसरा अपन ने पढ़ा था सीप और बनास और चंबल से मिल रहा है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। तीसरा 3 त्रिवेणी संगम बनास नदी के जो अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा बनास नदी पर ही टोंक में बिसलपुर बांध जो कि अपन ने पढ़ लिया है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बन रहा है। बिसलपुर बांध एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी बैंक के सहयोग से। और सवाई माधोपुर में इसरदा बांध है वो भी बनास नदी पर है। तो अपन ने पढ़ लिए लगभग चंबल नदी की सहायक नदी पढ़ ली अपन ने। और चंबल नदी की सहायक नदियों में एक बामनी और कुराल को भी ध्यान रखना। हालांकि अपन ने अभी ये पढ़ ली थी कुराल नदी जिसका उद्गम होता है ऊपरमाल के पठार से, और बामनी नदी जिसका हरिपुरा की पहाड़ी इधर पढ़ा था अपन ने चित्तौड़गढ़ में। और मेज पूछे तो मेज कुराल की सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि अपने राजस्थान का
चौथा टाइगर रिजर्व है। पांचवा भी बन गया धौलपुर करौली, याद रखिएगा। अभी अपने राजस्थान के टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5। बामनी, कुराल, मेज, और अभी पूरी चर्चा कर ली है अपने चंबल नदी की और बनास नदी की भी कर ली है। और बनास की सहायक नदियों में कालीसिंध जिसका उद्गम एक बार जल्दी से देख लीजिएगा वापस से, देवास एमपी से और झालावाड़ से प्रवेश करती है और नानेरा कोटा में जाकर के मिल जाती है। फिर पार्वती जिसका उद्गम होता है सीहोर एमपी से और इसकी सहायक नदियां अंधेरी, रेतड़ी और कूल नदी, और ये 12 से प्रवेश करती है और जाकर के पलिया, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में बेड़च जो कि पहले आयड़ नाम से निकलती है गोगुंदा उदयपुर से और उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नाम से प्रसिद्ध है, बेड़च नाम से निकलती है और फिर ये बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में जाकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, बेड़च, मैनाल और बनास नदी मिलकर के। आगे कोठारी नदी जिसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और इस पर मेजा बांध स्थित है। और इसके बाद में अपन गंभीरी नदी जिसका उद्गम होता है एमपी से होता है उद्गम, और ये इस पर ही गंभीरी और बेड़च नदी जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी स्थित है और इस पर गंभीरी नदी पर ओरई परियोजना स्थित है। याद रखिएगा ओरई परियोजना गंभीरी नदी पर है। गंभीरी नदी चर्चा कर लिए। मोरेल नदी पूछे आपको। मोरेल नदी जिसका उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है और इसकी सहायक नदी अपने पड़ी थी ढूंढ नदी जो दौसा में जाकर मोरेल नदी में मिल जाती है और ये पीलूखेड़ा, सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल बांध भी स्थित है और ये जाकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है ये मोरेल। और आगे खारी नदी जिसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। खारी नदी जिसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से, राजसमंद से, और ये जाकर के राजमहल टोंक में बनास नदी में मिल जाती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तो फिर अपन ने अभी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियों की चर्चा कर ली है। आगे अपन चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अपवा तंत्र में आगे की नदियों के साथ, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह की नदियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।